मातरम साथियों, मैं आपका मित्र श्याम स्वदेशी द न्याय सभा टीवी से अपनी बात रख रहा हूं। पिछले कई दिनों से एक बकवास की चर्चा का विषय बना हुआ है। एक महिला है दिल्ली से और वह स्वयं को बाल ब्रह्मचारी महात्मा, हमारे आदर्श क्रांति पुरुष भाई राजीव दीक्षित जी को अपना पति बता रही है। ऐसा पहली बार नहीं, पहले से भी कई बार हुआ है कि हमारे आदर्शों को हर बार इन वामियों के द्वारा, इन वामपंथियों के द्वारा निशाना बनाया गया है। मैंने समय समय पर इस उमा शर्मा गैंग का पर्दाफाश किया है हर बार। आज भी द न्याय सभा टीवी के माध्यम से मैं कुछ प्रश्न उमा शर्मा से पूछता हूं और निवेदन करता हूं उमा शर्मा से और उमा शर्मा की गैंग से कि वो यहाँ पर न्याय सभा टीवी के इस स्थान पर आएं और आके मेरे प्रश्नों के उत्तर दें। मैं प्रश्न पूछूंगा, वो उत्तर दें, या वे प्रश्न पूछें, मैं उत्तर दूंगा। तब जाकर डी के डी, पी के पी, अर्थात दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अन्यथा इस तरह से किसी महापुरुष पर आरोप प्रत्यारोप लगाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं, अपने आदर्शों का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अलीगढ़ की मात्र भूमि से मैं श्याम स्वदेशी जब तक हूँ तब तक किसी भी कीमत पर भाई राजीव दीक्षित जी का या अपने किसी भी आदर्श का अपमान नहीं सहूँगा। सोशल मीडिया के माध्यम से और सामने आकर बिल्कुल फेस टू फेस मैं उसको उत्तर दूंगा। मेरे प्रश्न निम्न हैं, ध्यान से सुने और आके उत्तर दें। प्रश्न 1, 30 नवंबर सन 2010 को राजीव भाई की हत्या कर दी गई और यह सूचना लगभग पूरे भारतवर्ष में फैल गई। हम भी और हमारे जैसे अनेक समर्थक, कार्यकर्ता, राष्ट्रभक्त वहां पर पहुंचे। पतंजलि में अंतिम यात्रा में शामिल हुए राजीव भाई की। हमने वहां पर आवाज़ भी उठाई जैसे भी था, लेकिन हम वहाँ पर पहुँचे। लेकिन यह महिला, वामपंथी महिला उमा शर्मा वहाँ पर नहीं पहुँची और इसका सहयोगी अनिल सिंह भी वहाँ पर नहीं पहुँचा। क्यों? क्या ऐसी विश्व में, धरा पर, धरती पर कोई महिला है कि जो अपनी पत्नी, अपने पति की मृत्यु की बात सुनकर न पहुँचे? प्रश्न दूसरा, जब भाई राजीव दीक्षित जी की मृत्यु हो गई तो भाभी जी विधवा या सती क्यों नहीं हुई? उनको विधवा होना चाहिए था। सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद लहंगा, सफ़ेद वस्त्र धारण करने थे। उनको विधवा हो जाना चाहिए था या सती हो जाना चाहिए था, जो व्यवस्था थी। लेकिन न तो उमा शर्मा विधवा हुई, न उमा शर्मा सती हुई। जब भी वो जंतर मंतर पर 30 नवंबर को आती है तो सभी भाई जानते हैं कि सारे श्रृंगार करके आती है, इत्र की खुशबू लगा के आती है, उसमें वैधव्य का एक भी लक्षण दिखाई नहीं देता। तीसरा, भाभी जी अर्थात उमा शर्मा ये दावा करती है कि मैं भाई राजीव दीक्षित जी के हत्यारे को जानती हूँ। मेरा प्रश्न, जब वह हत्यारे को जानती हैं तो जाकर उन्होंने हत्यारे को मारा क्यों नहीं? उन्होंने हत्यारे के खिलाफ केस क्यों नहीं किया? मुकदमा क्यों नहीं ठोका? FIR क्यों नहीं कराई? जंतर हर वर्ष 30 नवंबर को जंतर मंतर पर एकत्रित होकर नारेबाजी क्यों की? देशवासियों से निवेदन क्यों किया? देशवासी एक बात कह सकते हैं, कोई व्यक्ति कह सकता है, भाई तेरा पति है, तू लड़, हम क्यों लड़े, हमारी का ठेकेदारी है। अगर तुम्हारा पति है, भाई राजीव दीक्षित जी के लिए आवाज उठा रहा है, इसका कारण यह है कि वो बाल ब्रह्मचारी थे, वो राष्ट्र की धरोहर थे, और जैसे ही पति शब्द लगेगा तो फिर ये उमा शर्मा की धरोहर हो जाएंगे और उमा शर्मा लड़े, हम पे का ठेकेदारी है। अगला प्रश्न, अदालत में केस करने के लिए और पोस्टमार्टम करने के लिए अपने एक परिवारीजन की अर्थात एक स्वजन की आवश्यकता थी कि वो आए और हस्ताक्षर करे। उमा शर्मा ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? सामने आती उस समय और उस समय हस्ताक्षर करती। अगला, 2010 से लेकर 2020 तक आखिर इसने अपना दावा प्रस्तुत क्यों नहीं किया? राजीव भाई के माता पिता जीवित हैं,
राजीव भाई का भाई जीवित है, उनकी भाई की बहू जीवित है, बच्चे भी होंगे, चाचा ताऊ सब जीवित है। राजीव भाई तो चले गए, तो उनके पास जाती और उनके सामने अपना दावा प्रस्तुत करती। सोशल मीडिया पर दावा प्रस्तुत क्यों किया? अगला, फेसबुक पर उमा शर्मा ने पहले देख लीजिए कई बार अपनी फोटो, अपनी बेटियों की फोटो डाली हैं और ये कहा है कि ये मेरी बेटी हैं। तो प्रश्न उठता है कि वो बेटी किसकी है, उनका बाप कौन है, उस बाप को सामने लाया जाए। क्या वह संतान भी राजीव भाई की हैं? अगला एक और प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 2010 से लेकर 2020 के बीच में इसने जितनी भी बार जंतर मंतर पर व्याख्यान दिया या फिर पोस्ट डाली, उसमें भाई राजीव दीक्षित जी ही लिखा क्यों? दुनिया की ऐसी कौन सी पत्नी है जो अपने पति को भाई कहेगी? ऐसे अनेक प्रश्न हैं मेरे पास। एक प्रश्न और है कि यदि उमा शर्मा भारतीय है और भारत की नागरिक है तो उसके पास आधार कार्ड अवश्य होगा, बैंक में खाता अवश्य होगा, राशन कार्ड अवश्य होगा। और मैं निवेदन करता हूं उमा शर्मा से कि वह द न्याय सभा टीवी के कार्यक्रम में आए और आकर अपना राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड दिखाए। यदि ये सारी चीजें उसके पास नहीं है तो यह कहीं रोहिंग्या मुस्लिम तो नहीं? यह भी एक प्रश्न बनता है कि रोहिंग्या मुस्लिम तो नहीं है ये, अपने कार्ड आके चेक कराए। ऐसे अनेक प्रश्न मेरे पास हैं और मैं समय समय पर पहले भी, अभी भी और आगे भी प्रश्न पूछता रहूंगा। और मैं आमंत्रित करता हूं किसी भी मंच पर आएं और आकर मेरे प्रश्नों के उत्तर दें, अन्यथा यह एक प्रोपगंडा है, यह एक षड्यंत्र है। पूरे देश से माफी मांगें। आपने एक ब्रह्मचारी का अपमान किया है और इसको हिंदुस्तान नहीं सह सकता है। कुछ कायर, नपुंसक, राष्ट्रभक्त ऐसे रहे होंगे जो सह सकते हैं, मेरे जैसा व्यक्ति तो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता है, वह निरंतर पूछेगा। दूसरा, मैं चेता रहा हूं इनके सहयोगियों को, इस पूरी गैंग को, जो इसकी फेसबुक पे आज भी सम्मिलित हैं, जो इससे आज भी संपर्क में बनाए हुए हैं, वो स्वयं को वहां से हटा लें, इसका पूर्ण बहिष्कार करें। और यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो हम भी आप लोगों को उमा शर्मा का समर्थक मानकर हम आपका भी बहिष्कार करेंगे। इसने अपनी प्रोफाइल को लॉक कर रखा है, उसे केवल मित्र देख सकता है, कोई और नहीं। लेकिन एक तकनीकी ऐसी भी है कि मैं इसको देख सकता हूं, क्योंकि ये सारी पोस्ट मैंने निकाली। प्रोफाइल लॉक होने के बाद भी यदि मैं पोस्ट निकाल सकता हूं तो मुझे यह भी पता है कि कौन कौन इसकी मित्रता सूची में है। मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अतिशीघ्र इस महिला की मित्रता सूची से अलग हट जाएं, इसे अकेला छोड़ दें। बिल्कुल इसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि तूने पृथ्वी का सबसे जघन्य अपराध, सगरे सबसे जघन्य पाप किया है। ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। दूसरे लोगों ने आरोप लगाए हैं, लेकिन स्वयं उस व्यवस्था में आकर, उसमें आकर समर्थक बनकर और इस तरीके का आरोप लगाती है, ऐसा कभी किसी ने इतिहास में नहीं किया। इतिहास में पहली बार इस महिला ने एक जघन्य अपराध किया है। ये बिल्कुल क्षमा योग्य नहीं है, ये बिल्कुल भी माफी योग्य नहीं है।